देखो, तुम्हारा पहला चैप्टर क्या है? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें इन्होंने बोला है कि तुम्हें थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बताना है। और केमिस्ट्री के बारे में बताने के लिए पहले तुम्हें परिचित करवाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कि केमिस्ट्री पहले होती क्या है और केमिस्ट्री को हम किस नजरिए से देखते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले तुम्हें एक चीज जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो क्या है? मैटर। मैटर में फिर हम देखो, जैसे तुम लोग बोलते हो ना, ये मैटर तुम सब जगह पढ़ते हो। इसके दूसरे नाम बता देता हूं थोड़े से। सामान्यतः इसे तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। अभी समझ में आएगा। सामान्यतः मैटर को तीन भागों में ये लोग बांटते हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो अब तुम इन तीनों के आधार पे समझ सकते हो कि मैटर क्या होता है। बोल के बताओ एक बच्चा, मैटर क्या होता है? जब स्थान घेरता है। स्थान घेरने का क्या मतलब है? जो उसका आयतन है। आयतन हो। और मास से तुम लोग क्या समझते हो? मास। अच्छा, अब एक बात बताओ। तुम धरती के ऊपर, तुम यहां धरती के ऊपर हो, तो तुम्हारा मास कितना किलोग्राम है? मान लो मेरा मास 70 किलोग्राम है। अगर मैं चांद पे चला जाऊं तो भी मैं 70 किलोग्राम रहूंगा? नहीं रहूंगा ना। तो आप बताओ मास क्या होता है? सर, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अच्छा, पृथ्वी क्या करती है? सर, जिस बल से अपनी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है। शाबाश, किसने बताया? चेहरा दिखाओ अपना। देखो, अलग अलग जगह पे मतलब मास तुम्हारा कोई ये नहीं है कि इसका मास इतना ही है। मास एक रिलेटिव चीज है। क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव, वो नहीं सगे संबंधी वाला रिलेटिव नहीं। मतलब मास को किसी चीज की तुलना से बताया जाता है। सामान्यतः तुलना से बताया जाता है। मतलब तुम्हें क्या पता तुम्हारा मास 70 किलोग्राम है, जब तुम्हें यह नहीं पता होगा 1 किलोग्राम क्या होता है। सत्य है कि नहीं ये बात? जब तुम्हें यह नहीं पता है कि 1 किलोग्राम मास क्या होता है, तो तुम्हें यह कैसे पता लगेगा 70 किलोग्राम क्या होता है? तो किसी ने ये पहले बताया होगा ना कि एक 1 किलोग्राम मास क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में सब लोग अपना मास मेजर करते हैं, है कि नहीं? है ना? तो और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर अपनी केमिस्ट्री में, अपनी केमिस्ट्री में और बेसिकली अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल का मास वगैरह मापा जाता है, वो कार्बन के रिस्पेक्ट में मापते हैं। मोल्स वगैरह सब इसके 1/12वां भाग वो। तो बस तुम ये समझ लो कि इसके रेस्पेक्ट में तुम्हें मास डिफाइन किया जाता है, मतलब किसका मास कितना, इलेक्ट्रॉन का मास। जैसे एक चीज और बताता हूं तुम्हें, पहले इससे पहले मास पे जाने से पहले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पता है तुम लोगों को? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सर, परमाणु का एक कण है। परमाणु पर एक कण। परमाणु का एक कण है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है? अनावेशित कण। धनावेशित कण। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। उदासीन कण। एक आदमी ने बताया था ये सब कि ये सब एक टाइम पे किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाइयां होती हैं। लेकिन आज वो बात सत्य नहीं है, क्योंकि इनकी भी छोटी, इनको भी बाकी चीजों में तोड़ दिया गया है। ठीक है, क्वार्क्स बोलते हैं उनको। लेकिन तुम लोग अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, ये अभी क्योंकि तुम लोग किताब में जिसके बारे में पढ़ने वाले हो, उस आदमी की ही परिभाषा तुम्हें किताब में, एग्जाम में सब जगह लिखनी पड़ेगी। तो एक बार के लिए अपने दिमाग में ये बिठा लो कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी किताब के हिसाब से सबसे छोटी इकाइयां हैं। ये तुम्हारी मैटर की सबसे छोटी इकाइयां हैं।
इकाई, यूनिट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये धनावेशित हैं, ये ऋणावेशित हैं, ये उदासीन हैं, वो सब बातें हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैटर के रेस्पेक्ट में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये तुम्हारी मैटर की सबसे छोटी इकाइयां हैं। तो अगर मैटर की ये सबसे छोटी इकाइयां होंगी तो इनका मास होगा कि नहीं होगा, इसका वॉल्यूम होगा। सर होगा। देखो, अगर मैटर तुम लोग ये बोल रहे हो कि जो स्थान घेरता है, मतलब जिसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, जिसका मास होता है, वही होता है ना, तो अगर ये मैटर की सबसे छोटी इकाइयों में जा रहा है तो इसका भी मास और वॉल्यूम तो होगा ही होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, इनका मास और वॉल्यूम दोनों होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, ये चीज लिख लो, बहुत कम होता है लेकिन होता है। और इनका मास निकालने का, मास कैलकुलेशन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब का मास कैलकुलेशन का एक उसने एक्सपेरिमेंट भी तुम्हें पढ़ाएंगे अभी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तुम लोगों ने? यस सर। 10th क्लास में है? नहीं सर, 11th का भी चल रहा है। अच्छा, स्कूल में भी यही पढ़ा रहे हैं? सर। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास भी निकालने का एक तरीका होता है, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे इस चैप्टर में है क्या क्या, पहले मैं तुम्हें वो एकदम क्लियर कर रहा हूं। पहले तुम किसके बारे में पढ़ोगे? पदार्थ या फिर मैटर। फिर मैटर के तीन प्रकार, तीन प्रकार के बारे में पढ़ोगे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। फिर जो तुम 10वीं क्लास में या फिर 9वीं क्लास में कुछ पढ़ते होंगे ना, ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव के कण उससे थोड़े दूर होते हैं, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसको हाथ से काटा जा सकता है, ये वही आयतन ग्रहण कर लेता है जो आयतन में इसको रखा जाता है। ठोस का आयतन जिसमें इसको रखा जाता है उसके आधार पर बदलता नहीं है। गैस के सभी कण गोल गोल होते हैं, आदर्श गैस के कणों के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं लगता है। वो सब जो तुम लोग पढ़ के आए हो अभी तक, समझ में आ रहा है ना। इन तीनों के बारे में जितना पढ़ के आए हो, फिर तुम इसमें बोलोगे कि ठोस की दो प्रकार की प्रकृति होती है, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन कर प्रकार के कौन कौन से पदार्थ होते हैं, अमोर्फस के कौन से प्रकार के पदार्थ हैं, इसके एग्जाम्पल बताओ। क्रिस्टलाइन के, नॉन क्रिस्टलाइन के मतलब बेहतर है। फिर ये मास को निकालने की, जो मास की जो चीजें हैं कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या होंगी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट यूज हुए हैं, हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक। हाँ, बाद में देखो, इसके बाद में क्या है, अब तुमने मास के बारे में पढ़ लिया है, मास की कैलकुलेशन करना पढ़ लिया है, लेकिन मास को नापने की इकाइयां, नापने की इकाइयां, नापने की इकाइयां में मोल, कितने मोल हैं, मोल क्या है, मोल के बाद मास और मोल में क्या रिलेशन होगा, और मास और मोल को मिलाकर तुम डेंसिटी में कैसे जाओगे, डेंसिटी लिक्विड कंपाउंडों के लिए, और डेंसिटी के बाद में तुम इसका यूज करके मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, पीबी, पीपीएम, और एम बाई वी, एम बाई डब्ल्यू, वी बाई वी, ये सब कैसे निकालोगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ पढ़ेंगे। फिर पदार्थ के बारे में ये पढ़ेंगे कि उसके मास को कैसे निकालते हैं। फिर जो मास निकला है उसको नापने की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, और नापने की इकाइयों में क्या क्या है, तुम्हारे मोल वगैरह आ जाएंगे। फिर उसमें डेंसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर उनको यूज करके मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, पीपीवी, ये सब बता देंगे तुम्हें। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैटर का काम खत्म हो जाएगा, मैटर यहां पे तुम्हारा खत्म हो जाएगा।
तो ये तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं मैटर के बारे में। इतना बना लेना अपना डायग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है तुम्हें, मास, वेट, वॉल्यूम, ये सब तो चलो ठीक है। टेम्परेचर के बारे में तुम्हें पढ़ाया है, और साइंटिफिक नोटेशन, और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर हैं तुम्हारे, डायमेंशनल एनालिसिस है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस है, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने चालू किया है तुम्हारा एक एक कंसेप्ट और होता है इसमें, देखो। जब मास को मेजर कर लोगे ना, मेजर कर लोगे कि ये कितना है, कितना किलोग्राम है, कितना किलोग्राम है, कितना ग्राम है, कितना मिलीग्राम है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें इसको डिनोट करोगे, जैसे 0.01, 0.0059। तो एक टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है कि तुम्हें बोलेगा कि इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो। तो उसमें क्या होता है, इसको हटाएंगे, तीसरे को, चौथे को, जो चौथा है ना उसको हटाएंगे, और उसको हटाने के कुछ रूल्स हैं कि अगर ये 5 से बड़ा होगा तो अगले में एक जाके जुड़ जाएगा, तो 0.006 लिखा जाएगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में। जीरो कितने लगाने हैं, जीरो कितने नहीं लगाने हैं, किधर से चालू करना है, दशमलव कहाँ लगाना है। तो ये चीज, इसको दर्शाने का तरीका, जो तुमने नापा है ना, जो तुमने मास को नापा है, दर्शाने का तरीका, तो इसको दर्शाने के तरीके को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सिग्निफिकेंट फिगर ये होता है, ठीक है। एक टेम्परेचर तो तुम लोगों को पता ही होगा क्या होता है। टेम्परेचर के बाद इसने क्या बोला है, तुमने अब मैटर के बारे में तो जान लिया। अब दो टाइप के, तीन टाइप के, मतलब अलग अलग प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाने पे क्या होता है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग बोलोगे सर दूध को चीनी में मिला दिया तो कुछ नहीं हुआ। हम उसको देखेंगे किस नजर से, केमिकल की नजर से। अगर केमिकल लेवल पे उसमें क्या होता है, मतलब मान लो मैंने एच, ये तो तुमने 10th क्लास में पढ़ी होगी, H2SO4 प्लस HCl, दोनों को डालने के बाद क्या बना। तो जब मैं दो पदार्थों को आपस में मिलाता हूं तो उन दोनों के बीच में क्या प्रक्रिया होती है, रासायनिक लेवल के ऊपर, मतलब उसके आणविक लेवल पे, उसके एटॉमिक लेवल पे, उसके मास में कितना फर्क आएगा। उसका मास समान रहेगा, उसका मास समान नहीं रहेगा, उसमें ठंडक आएगी, वो गर्म हो जाएगा, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके अंदर ही तुम्हारे कुछ रूल्स हैं, थ्योरीज हैं, रूल्स हैं, कुछ थ्योरी हैं। एक दो थ्योरी का नाम भी मैं तुम्हें बता देता हूं, क्या क्या बोला है इसने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा तुमने। यस सर। मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है, सर पढ़ा है सर, पर पता नहीं पढ़ा है लेकिन पता नहीं है। तीसरा डाल्टन की थ्योरी है, गे ल्यूसक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, डाल्टन, बस हो गया। इतना आसान सा चैप्टर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा है तुमने। है। यस सर। अरे मोमेंटम में भी पढ़ा होगा, मोमेंटम, और तुमने मास में भी पढ़ा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन में क्या होता है, मतलब वो चीजें सेफ रहती हैं, वो चीज को ना तो बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, समझ रहे हो, उसका एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो बस। यही तुम्हारा कोई भी कंजर्वेशन को लॉ होगा, मतलब कि एक चीज को दूसरे चीज में बदल सकते हो ना, उसे तुम कभी बना सकते हो ना कभी खत्म कर सकते हो। समझ में आया, इसमें यही होता है। अब हम चालू कर रहे हैं मैटर के बारे में, इतना समझ में आया। यस सर। अब तुम एक डायग्राम बना लो जल्दी से कि तुम्हारे इसमें देखो,
ये इतना सब तुम्हें बताने का फायदा क्या, मैंने क्यों मेरा 10-15 मिनट इसमें खर्च किया है, मैं तुम्हें समझा देता हूं एक बार। हर बार जब भी तुम एग्जाम में जाओगे तो ये वाला चार्ट देखना है हमेशा। इससे तुम्हें क्या रहेगा, तुम्हें ये पूरा पता रहेगा एक चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और तुम्हें क्या क्या आता है। तो अब ये वाला चार्ट बना लेना, ठीक है। चैप्टर 1 का यहां पे टाइटल डाल लेना अपना, इसमें लिख लेना इसमें मैटर के बारे में पढ़ा है। मैटर के टाइप हो गए हैं, मैटर के टाइप के उनकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इसमें मैटर को, मैटर का मेजरमेंट मतलब मापन, मापन में क्या क्या है, जो इकाइयों के नाम तुम अभी पढ़ने जा रहे हो, कौन कौन सी इकाइयां हैं। मैटर का मेजरमेंट करने के बाद इसमें दर्शाने का तरीका, दर्शाने का तरीका, उसमें क्या पढ़ोगे तुम, सिग्निफिकेंट फिगर्स और पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्या होता है। इसमें रूल्स हैं तुम्हारे, कंजर्वेशन है, डाल्टन है, अवोगैड्रो। ठीक है। और इसमें और क्या था, मैटर था, मैटर का मेजरमेंट था, इसकी प्रॉपर्टी थी, सिग्निफिकेंट फिगर था। और इसमें एक चीज और है जो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए है, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये तुम्हारा एक का पूरा चैप्टर है। तो जब भी तुम ये चैप्टर पढ़ने जाओगे तुम्हें ये एक बार ये पेज देखना है उसमें कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, और फिर उन सब के एक एक बार में सवाल लगा लेना। आसान है ना। यस सर। यस सर। तो चलो शुरू करते हैं अब मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर देखो इधर से, ये देखो ये मैटर लिखा हुआ है, मैंने, मेरा पेन दिख रहा है ना। यस सर। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, ये मैटर है। मैटर के 3 टाइप हैं, यहां पे सीधा टाइप ही लिख दो, टाइप मतलब प्रकार, टाइप लिख दो। उसके बाद जो मैटर के 3 प्रकार होंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैटर के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन तुम्हारी किताब में सिर्फ 3 ही है, तो तुम्हें 3 ही पढ़ाएंगे। ज्यादा पढ़ाएंगे तो बाद में तुम बोलोगे सर ज्यादा पढ़ा के चले गए, पेपर में नहीं आया, ज्यादा याद करना पड़ा। फिर मैटर को मापने की तरीके हैं, मापने की इकाइयां हैं, उनको पता करने के तरीके हैं, तो उनके मापन के बारे में पढ़ेंगे और उनमें कौन कौन सी इकाइयां हैं। और उन इकाइयों के अंदर सारा तुम मोल कंसेप्ट, मोलरिटी, मोलैलिटी, वो सब पढ़ोगे। समझ में आ रहा है। पदार्थ को आपस में मिलाने पर क्या होता है और उसके कुछ रूल्स हैं। मास कंजर्वेशन का रूल है, एक डाल्टन की थ्योरी है और एक आवोगाड्रो की थ्योरी है। समझ में आ गया। अब पदार्थ की हेडिंग डाल के लिख लो पदार्थ के बारे में। देखो अगर तुमसे पेपर में वो पूछेगा तो पेपर में तुमसे वो ये पूछेगा, सबसे पहला सवाल अगर तुमसे पदार्थ वाले में से आएगा तो सवाल ये बनेगा, पदार्थ क्या होता है और कितने प्रकार हैं। पदार्थ के बारे में पहला सवाल, पदार्थ के तीनों। दूसरा सवाल, प्रकार लिखो, उनकी, उनकी या उनके गुण बताओ। ये 2 सवाल। पदार्थ के बारे में कुछ पूछेगा तो ये 2 चीज पूछेगा। ठीक है। चलो पदार्थ क्या होता है इसके बारे में देखो। अभी ये 3 चीजें तुम्हें लिखनी है जब तुमसे पूछा जाएगा कि पदार्थ क्या होता है, और फिर इसका कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम लोग। जैसे बताओ क्या लिखोगे, याद करने की जरूरत नहीं है,
कुछ ये सब लिख देना, कुर्सी, टेबल, दीवार, कुछ भी लिख देना, फर्श, कपड़े, टाई, कुछ भी। ठीक है, ये तीन चीजें अगर तुम लिखोगे तो तुम्हें वो लोग पूरे नंबर दे देंगे। और जैसे में करके कुछ भी लिख देना। लिख लिया? यस सर। ठोस क्या होता है बोलो? अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बता रहा था, जिसके कण पास पास होते हैं, वो सब याद है तुम लोगों को? वही तो याद कराया जाता है बचपन में सबको। तो बताओ, एक एक लाइन बताओ। जिसके पेड़ पास पास होते हैं उन्हें ठोस कहते हैं। अगर तुमने ये परिभाषा लिखी तो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देखेगा, तुम्हारा नाम पढ़ेगा, तुम्हारे स्कूल में आएगा और तुम्हें पीटेगा। अब एक बात बताओ मुझे, कितने पास पास, ये कोई परिभाषा हुई बताओ? बताओ, तुमने लिख दिया जिसके कण पास पास हो, तो वो सामने वाला पूछेगा कितने पास पास हो। बताओ। सर आप बता दीजिए। देखो, सिंपल सी चीज क्या होती है, तुम लोगों को एक चीज पढ़ाएंगे कभी, मैं नहीं तो कोई और, आबंध पढ़ाया जाएगा। और आबंध के प्रकार होते हैं तुम्हारे आयनिक, मतलब आयनिक को आयोनिक, और कोवेलेंट, कोवेलेंट टाइप के। तो जिन भी जिन भी जिन भी जिन भी पदार्थों के, मतलब कोवेलेंट, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, प्लस और माइनस के बीच में जो आकर्षण होता है उसको बोलते हैं आयनिक इंटरेक्शन। इतना समझ पा रहे हो? यस सर। और दो चीजों को साझा करने से जो चीजें बनती हैं वो होते हैं कोवेलेंट इंटरेक्शन। समझ रहे हो? इसके पास दो, मतलब कहने का मतलब है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको आकर्षित कर रहा है क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, एक के पास ज्यादा है। इसमें क्या होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में आकर्षण है, थोड़ा है लेकिन, क्योंकि दोनों के पास समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? तो अगर अगर किसी चीजों के मध्य, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ठोस का एक कण ये है और ठोस का एक कण ये है, तो इन दोनों के मध्य अगर आयनिक टाइप के इंटरेक्शन तुम्हारे हो जाएंगे या फिर कोवलेंट टाइप के इंटरेक्शन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है। तो जिनके मध्य आयनिक या कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं, ये किसी का चेहरा नहीं है, ठीक है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ठीक है। अब तुम ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, आकर्षण का बल, आकर्षण का बल दो एटम्स के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही एटम के अंदर खुद में ही लग रहा है, ऐसे एक ही एटम के अंदर नहीं लगना चाहिए, दो अलग अलग एटम्स के अंदर लगेगा तो ही वो लोग पास आ पाएंगे ना। अगर एटम का एटम के अंदर ही आकर्षण बल लग रहा है तो उसका साइज छोटा होता जाएगा, है कि नहीं? तो दो अलग अलग एटम्स के बीच में अगर आकर्षण का बल आयनिक या कोवलेंट टाइप का होगा तो वो चीज सॉलिड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पक्का? जो कोवलेंट टाइप के इंटरेक्शन की चीजें होती हैं वो पॉलीमर में चली जाती हैं, तो इसके बारे में तो हम तुम्हें बताएंगे नहीं, आयनिक वाले बता देंगे तुम्हें, जैसे नमक। डिफिनेशन बता दीजिए। डेफिनेशन बता दूं? अच्छा ठीक, तो पहले तो तुम लोग ये लिख लो और इसके ऊपर बड़ा सा गोला बना के लिख देना कि ये नहीं लिख के आना है। आगे चलो, परिभाषा लिखने बोल रहे थे ना, ये वाली लिखनी है, लिखो। पहली चीज तो ये याद रखना, ठोस एक अवस्था है, मतलब कोई चीज ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीज हो सकती है। ये चीज समझ में याद रखना। बर्फ पता है, बर्फ? यस सर। पानी पता है, पानी? भाप पता है, भाप? तीनों एक दूसरे में बदल सकते हैं?
यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। ठोस वह अवस्था है, अवस्था का मतलब सिर्फ एक फेज है, मतलब वो उनमें से एक तरीके में है, उसके बाद वो दूसरे में भी बदल सकती है, तीसरे में भी बदल सकती है, और किसी टाइम पे वो तीनों चीजों में भी रह सकती है। तुमने कभी बर्फ से, पिघलती हुई बर्फ से वाष्प निकलते हुए देखा है? यस सर। पक्का? सर। नहीं देखा हो तो आइसक्रीम वाले पे जाना, और जब वो आइसक्रीम निकाल रहा हो तो अंदर अपना आगे की तरफ मुंह करके देखना, उसमें दिखेगा। सर ये घर के फ्रीजर में भी तो होता है। फ्रीजर है तो फ्रीजर में भी देख लेना। मैं ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस वह अवस्था है जिसमें पदार्थ का शेप, शेप को हिंदी में क्या बोलते हो? आकृति और पता नहीं कुछ होता है, देख लेना, ठीक है। साइज, वॉल्यूम, कुछ नहीं करेंगे भाई। जो फिक्स रहता है, फिक्स्ड होता है। दूसरी चीज क्या है? जो ठोस होगा ना, ठोस, ठोस के जो अणु परमाणु होते हैं, ठोस के परमाणु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती तो वो क्या कर सकती है, बताओ मुझे? कंपन। कंपन कर सकती है, सही बात है। किसने बोला? शाबाश। ठोस के परमाणु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन लेकिन क्या कर सकते हैं? कंपन। अपनी जगह से, अपनी जगह पर वेक्टर। कंपन कर सकते हैं। कंपन, कंपन करते हैं, कर सकते हैं। कंपन को इंग्लिश में वाइब्रेशन बोलते हैं। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे तो इसमें बोला जाएगा वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे डायरेक्ट बोला जाएगा, कंपन नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट चीजों का नाम ही वाइब्रेशन से शुरू होगा, तो उस टाइम तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे कंपन करते हैं तो उनमें बहुत सारी और गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उष्मा की चालकता, ये कंपन करने की वजह से होता है। उष्मा की चालकता समझते हो? चूल्हे में अगर तुम लोहे की कोई चीज डालोगे तो थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से पकड़ोगे तो हाथ जलेगा कि नहीं? लेकिन वो जो लोहे की चीज तुमने डाली है उसके परमाणु एक जगह से दूसरी जगह गए, मतलब जो तुमने आगे की तरफ रोड डाली थी वो पीछे की तरफ, उसके परमाणु आगे पीछे से रोड लंबी थोड़ी हुई है, नहीं हुई ना। वो तो उसी शेप की रही है जैसी तुमने डाली थी, तो उसकी शेप, साइज, वॉल्यूम, मास सब कुछ फिक्स है, पहले जैसा ही है। लेकिन उसमें उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। तो उष्मा की चालकता सिर्फ इस वजह से आती है कि उसके कणों के मध्य कंपन है। समझ में आया? पक्का? यस एक चीज और है, दूसरी चीज है रिजिडिटी। क्या है? सर। रिजिडिटी क्या होती है? दृढ़ता। दृढ़ता, रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या होता है? जिसे दबाया ना जा सके, जिसे एक सीमा के बाद, जिसे दबाया ना जा सके, ये गुण होता है इसके अंदर।
इसे खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, ठोस चीजों को खींचा जा सकता है। वो अलग अलग लोहे को बहुत लंबा खींचा जा सकता है ना, उस यस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता, यस है ना। यस सर। क्या क्या गुण पढ़ लिए हैं हमने इसमें? ठोस की शेप पढ़ ली है, साइज पढ़ ली है, इसका एक ये चीज भी लिख लो, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी इसका क्या है? फिक्स है। इसका मास भी फिक्स रहेगा। ये दोनों चीजें याद रखना, ये मेंशन करना मत भूलना, मतलब ये लिखना मत भूलना। जब भी तुम्हें बोलेगा कि ठोस का गुण लिखो तो तुरंत ये लिख देना, बिना सोचे समझे। ये तो लिख देना ही है, इसके बिना नहीं तो गलत हो जाएगा तुरंत। और अब ठोस का, अब तुम्हें मैं एक चित्र बनवा देता हूं। क्या बनवा देता हूं? एक डायग्राम बनवा देता हूं, वही जो तुम्हें सबसे ज्यादा आता है। ऐसे करके बना लो इसको, सारा का सारा। अब देखो इसके अणुओं के मध्य की दूरी, ठोस के परमाणुओं और अणुओं के मध्य दूरी बहुत कम होती है। किसके कंपैरिजन में? द्रव और गैस के कंपैरिजन में। ये तुम्हारा द्रव है, ये तुम्हारा गैस है, ये तुम्हारा ठोस है। तो जब तुम्हें पूछे कि ठोस के बारे में बताओ, तो ये 3-4 डब्बे बना के ऐसे गोला 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 बना देना, उसमें आसान जीवन हो जाएगा। लिखो इसको। ठोस के बारे में 2-4 चीजें और बता देता हूं तुम्हें। चलो एक चीज और बताता हूं। हाँ, इसी में फिक्स्ड, इसमें ये एक चीज और लिख देना, बाउंड्री, सीमा। स्कूल की बाउंड्री पता है तुम्हें? स्कूल में 4 दीवारी है, गेट पे, गेट जहां से है वहां से 4 दीवारी है कि नहीं? तो वो बाउंड्री होती है। ऐसे ही ठोस मान लो तुम्हारी पूरी स्कूल एक ठोस पदार्थ है, तो वो उसकी बाउंड्री फिक्स हो गई ना, वो बढ़ थोड़ी सकती है आप अपने आप से। जब तक तुम लोग दीवार को तोड़ के नई दीवार नहीं बनाओगे तब तक बढ़ जाएगी अपने आप। मास और वॉल्यूम ये तुमने देख लिया। अब एक चीज और है इसके बीच में, ठोस द्रव गैस रिजिडिटी हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। वॉल्यूम, रिजिडिटी, एक चीज और होती है इसकी। डेंसिटी को हिंदी में तुम लोग क्या बोलते हो? तो इनकी बहुत ज्यादा होती है, ये लिखना, घनत्व बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों होता है। बहुत ज्यादा किसके कंपैरिजन में? द्रव और गैस के कंपैरिजन में इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ये लिख लेना। क्यों होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व का ये होता है तुम्हारा सूत्र। तो सेम 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 मास के लिए, सेम मास के लिए देखो, मान लो 1 किलोग्राम चीज है, एक 1 किलोग्राम चीज है, तो वो उसके, अब वॉल्यूम क्या होता है? 3D के अंदर वॉल्यूम, एक चीज समझ लो तुम, 3D के अंदर कोई कितना स्थान घेरता है? 3D के अंदर मतलब इस कमरे के अंदर तुम लोग कितना स्थान घेर रहे हो, वो तुम्हारा वॉल्यूम है ना। यस सर। ऐसे ही अगर कमरे के अंदर 1 किलोग्राम गैस को रख दिया जाए तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, फैल जाएगी ना। यस सर। गैस का कोई निश्चित आयतन थोड़ी होता है, गैस को जिसके अंदर भी डालोगे वो उतना ही बन जाएगा। यस सर। तो उसका आयतन बहुत ज्यादा होता है, वॉल्यूम, सॉरी, उसका वॉल्यूम, हाँ आयतन हिंदी में ही तो बोलते हैं उसको। उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी वो अपने आप ही कम आएगी। तो डेंसिटी कम हुई कि नहीं, लिक्विड की और गैस की? क्योंकि अगर तुम लिक्विड को भी छोड़ोगे तो वो बह के फैल जाएगा कि नहीं? यस सर। तो दोनों का डेंसिटी अपने आप कम हो गया। लेकिन अगर तुमने सॉलिड को रख दिया तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। क्योंकि मान लो तुमने लोहे का एक 1 किलो का कितना बड़ा आता है,
1 किलो लोहा कितना होता है? इतना का आएगा। उसको तुमने पूरे कमरे में रख दिया और 1 किलो नाइट्रोजन को तुमने पूरे कमरे में फैला दिया, तो अपने आप ही ज्यादा वॉल्यूम ले लेगी कि नहीं? यस सर। तो ये वाली चीज तुम लिख लेना, इसका घनत्व है बहुत अधिक होती है। अधिक होती है, ठोसों की डेंसिटी ज्यादा होती है। चलो आगे चलो, देख लो। चलो एक प्रॉपर्टी और बताता हूं तुम्हें इसकी, डेंसिटी के बाद में क्या होता है। फ्लो मतलब बहने का गुण। क्या ठोस बह सकते हैं? नो सर। नो सर। पक्का? तो काट दो इसको, बोल दो कि इनमें बहने का गुण नहीं होता है। सर भंगुरता का भी गुण नहीं होता है। बहने का गुण नहीं होता, सही बात है, मुझे भी यही पता था। टाइम वैसे भी हो गया तुम लोगों का।